हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी जो 4th यूनिट है उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 4th यूनिट के जो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, देन क्वालिटी बाय डिज़ाइन एंड सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जैसे हम लोग OOS कहते हैं, देन चेंज कंट्रोल एंड देन इंट्रोडक्शन टू ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो ये 3 टॉपिक्स हमारे पास में बच रहे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी 4th यूनिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक्स जो है सबसे पहले आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, एंड हम लोग सभी टॉपिक्स को इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि अगर उसमें से हमारे पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास में सफिशिएंट मैटर होना चाहिए कि हम वहाँ पर कुछ लिख करके आ सकें। ठीक है, बाकी प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस इज द टर्म यूज्ड फॉर दोज रिजल्ट्स ऑफ इन प्रोसेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग विच आर फॉलोइंग आउट ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस का। जैसे किसी भी चीज़ की हमारे पास में एक रेंज डिसाइडेड है कि 20 to 40 तक किसी भी चीज़ की वैल्यू आनी चाहिए, ऐसी हमारे पास में एक रेंज डिसाइडेड है। बट जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट की हमने टेस्टिंग करी और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो इस लिमिट से बाहर है। ठीक है, या तो वो 40 से ज़्यादा है या फिर वो 20 से कम है, तो मतलब इस लिमिट से बाहर हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो उसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? एक ऐसा टर्म होता है जैसे हम ऐसे रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं इन प्रोसेस या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग हमने करी है। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट्स के लिए हम लोग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टर्म यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफाइड लिमिट्स के बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली यही हमारे पास में होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब कुछ हमारे पास में स्पेसिफाइड लिमिट्स जो है वो ड्रग मास्टर फाइल के अंदर या ड्रग एप्लीकेशन के अंदर उन सब के अंदर मेंशन्ड होती है। एंड अगर जो स्पेसिफाइड लिमिट्स है उससे बाहर हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसे हम सिंपली कहते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब ये हो किस वजह से सकता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ डेविएशंस आ गई, ठीक है, देन टेस्टिंग प्रोसीजर जो उसके अंदर कुछ एरर्स आ गए, कुछ दिक्कतें आ गई, या फिर जो एनालिटिकल इक्विपमेंट है हमारा वो ही ख़राब हुआ, तो इन सब रीजंस की वजह से जो है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं ना, वो मेनली हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास में आता है इसके अंदर फेज़ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड दूसरा आता है फेज़ सेकंड इन्वेस्टिगेशन। फेज़ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है सिंपली लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लैबोरेटरी के अंदर ही जो डेटा होता है ना, वहीं पर ही उसका इनिशियल असेसमेंट करा जाता है। मतलब सबसे पहले लैबोरेटरी स्केल पर ही उसका सिंपल सा बेसिक सा एनालिसिस जो है वो करा जाता है, उसे हम फेज़ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा था फेज़ सेकंड इन्वेस्टिगेशन, इसे कहा जाता है फुल स्केल आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। मतलब फुल स्केल पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको रिव्यू करा जाता है एंड एडिशनल लैबोरेटरी वर्क्स जो हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब अगर हम लोग डिटेल के अंदर देखें कि हमारे पास में फेज़ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो ये तो सिंपली हमारा लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब लैबोरेटरी स्केल पर एक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करा जाता है, जिसका मेन कारण क्या होता है कि हमें ये पता लगाना है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर रीज़न हमारे पास में जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के, वो ये आ सकता है कि हमारा जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसके अंदर कुछ दिक्कत हो गई, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर कुछ दिक्कत हो गई। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे पास में आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के, जब हम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो। अब फेज़ फर्स्ट के अंदर ही जैसे फेज़ फर्स्ट परफॉर्म कर दिया, उसके बाद में इसी के अंदर हमारे पास में फेज़ फर्स्ट ए इन्वेस्टिगेशन भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के एरर्स जो हमारे पास में कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हो गए, उन एरर्स का हम लोग पता लगाते हैं। जैसे कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, या फिर जैसे हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे थे, किसी भी चीज़ को हम बना रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि पावर आउटेज हो गई, मतलब लाइट ही चली गई। ठीक है, या फिर टेस्टिंग के अंदर कोई एरर हो गया, जैसे कोई चीज़ बिखर गई या फिर इक्विपमेंट जो है उसे सही से सेट नहीं करा गया। तो इस तरीके अलग अलग जो एरर्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करे जाते हैं फेज़ फर्स्ट ए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास में आता है फेज़ फर्स्ट बी इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या होता है? ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने का सबसे स्टार्टिंग फेज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनालिस्ट हो गए या फिर जो सुपरवाइज़र हो गए ना, उनके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा गया था, ठीक है,
इसकी जो भी चेकलिस्ट थी ना उसे ये क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, जिससे कि जो रिलेटेड एरियाज़ हैं इन्वेस्टिगेशन के उसे ये कवर कर सके। मतलब इन चीज़ों को क्या है, वन बाय वन करा जाता है। जैसे सबसे पहले तो फेज़ फर्स्ट लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, ठीक है। इससे अगर हमें कुछ नहीं पता चला, ठीक है, तो हम फेज़ फर्स्ट ए इन्वेस्टिगेशन को करेंगे, दूसरे तरह के एरर्स हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। उससे भी हमें कुछ नहीं पता चला तो उसके बाद में हम फेज़ फर्स्ट बी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो कि एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर जो है उनके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जो चेकलिस्ट है उसे भी अपने साथ में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। तो जब हमारे पास में हमने फेज़ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है, एंड उससे हमें कोई पॉसिबल रीज़न जो है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का नहीं मिला, तो हम फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका मेन जो हमारा फोकस रहता है फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने का, वो ये होता है कि हम अलग अलग तरह के एरर्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर आए हैं, ठीक है, सैंपल लेते टाइम जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है उस टाइम किसी भी तरह के एरर्स आए हैं, या फिर कोई भी दूसरे एडिशनल लैबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर एरर्स आए हैं, उनका पता लगाने के लिए जो हम लोग फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं। तो जो ये फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये जो रिटन एंड अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। एंड फेज़ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन का सबसे मेन एम यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कंप्लीट हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम किसी भी तरह का कोई भी एरर जो है वो नहीं आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो स्पेसिफाइड लिमिट्स के बाहर आ रहा है, मतलब वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहला रहा है, ठीक है। तो यही हमारा कंप्लीट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टॉपिक होता है। सबसे पहले हम लोग को ये बताना है कि ये होता क्या है। इसके अंदर मेनली हमारे पास में फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड एंड फर्स्ट भी ये सब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसे हम लोग कंप्लीट डिटेल के अंदर लिखेंगे तो हमारा 5 मार्क्स का आंसर आराम से बन जाएगा, अगर गलती से इसका क्वेश्चन आता है तो। बाकी जनरली जो इसकी सिंपली डेफिनेशन ही पूछी जाती है वो आपको यहाँ पर सिंपली समझ में आई गई होगी, ठीक है। बाकी नोट्स जो है आपको प्रॉपर नोट्स पॉइंट टू पॉइंट ऑफिशियल वेबसाइट हमारी perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर के एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखना, नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंज कंट्रोल। तो चेंज कंट्रोल जो है इस टर्म की डेफिनेशन हम लोगों ने सेकंड यूनिट के अंदर जब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी वहाँ पर भी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो चेंज कंट्रोल का सिंपली क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी एक प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोगों ने बोला कि अगर हम इस तरह से चेंज करेंगे तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, या फिर अभी जो आ रहा है उससे बेटर आएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी तरह के चेंजेस जो है वो बताए जाते हैं कि ये करने से हमारा फाइनल रिजल्ट बेटर आएगा। तो उन चेंजेस को क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है, वो अच्छे से उसे एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो चेंज है इससे क्या सही में हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे नहीं होंगे। तो वही हमारा सिंपली जो है चेंज कंट्रोल कहलाता है। तो change control is a formal system by which qualified representatives of appropriate disciplines review proposed or actual changes that might affect the validated status of facilities, systems, equipments और processes, ठीक है। तो सिंपली चेंज कंट्रोल एक फॉर्मल सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स के, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के, वो क्या करते हैं कि कोई भी मतलब किसी ने प्रपोज करे कुछ चेंजेस या फिर जो एक्चुअल चेंजेस हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हो गए, सिस्टम हो गए, इक्विपमेंट हो गए, प्रोसेस हो गए, इसके वैलिडेटेड स्टेटस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं ना, उन चेंजेस को अच्छे से एनालाइज करते हैं क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यही हमारा जो है चेंज कंट्रोल का प्रोसेस कहलाता है। अब जो हमारा चेंज कंट्रोल होता है ना, एक CGMP कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, मैनेज करता है कोई भी अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस आने को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। अब जो मेन पर्पस होता है ना चेंज कंट्रोल प्रोसीजर का, वो ये होता है कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी के ऊपर कोई भी चेंजेस जो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी या सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम अच्छे से एनालाइज कर सके, एंड अगर वो चेंजेस इफेक्टिव हैं हमारे पास तो उन्हें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। यही हमारा जो है मेन पर्पस होता है चेंज कंट्रोल के प्रोसेस का। अब जो चेंजेस होते हैं हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आते हैं मेजर चेंजेस, एक आते हैं माइनर चेंजेस। तो जैसे हम लोग को नाम से पता चल रहा है, मेजर चेंजेस जो हैं ये सिंपली ऐसे चेंजेस होती हैं जिनका क्या होता है कि हाई रिस्क रहता है, हाई इम्पैक्ट रहता है, हमारा जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है प्रोडक्शन का उसके ऊपर इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो रहता है, ठीक है। अगर इन चेंजेस को ध्यान में नहीं रखा जाए तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर कर सकते हैं अगर हम जो प्लानिंग है प्रॉपरली वो ना करें तो, ठीक है। अब ये चेंजेस जो होते हैं वो जनरली जैसे केमिकल या फिर जो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी इवैल्यूएशन होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चेंजेस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं।
अब दूसरे आ गए हमारे माइनर चेंजेस। तो माइनर मतलब कम ही होता है, तो इन चेंजेस का क्या होता है कि लो इम्पैक्ट रहता है एंड साथ ही रिस्क जो है वो भी कम रहता है। ठीक है, तो ये वाले चेंजेस जो है वो इतने ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करते, क्योंकि इसका रिस्क चांसेस जो है वो इसके कम रहते हैं। तो इस वजह से ये हमारे हो गए माइनर चेंज एंड ये हो गए हमारे मेजर चेंज। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीजर फॉर चेंज कंट्रोल। तो जो चेंज कंट्रोल है इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये जो फिनोमिना है इसे किस तरीके से परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहला स्टेज जो है इसका सबसे पहला स्टेप आता है प्रपोजिंग अ चेंज। मतलब किसी ने बताया कि हम इस तरह से ये चेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्रपोजिंग अ चेंज। दूसरा आता है इवेल्युएटिंग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अब इस चीज़ को एनालाइज करा जाएगा, इवेल्युएट करा जाएगा कि अगर हम इस चेंज को करते हैं तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोगों ने इवेल्युएट कर दी, तो उसके बाद में अगर वो चेंज जो है वो अच्छा है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो अप्रूवल ऑफ द चेंज, तो चेंज को अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है उसके अंदर उस चेंज को इम्प्लीमेंट हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टोरेज ऑफ कंप्लीटेड चेंज कंट्रोल्स। तो मतलब चेंज कंट्रोल का जो कंप्लीट प्रोसेस करा गया है, ठीक है, उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है उसे भी अच्छे से मेंटेन करना एंड स्टोर करना जो है वो हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेंडिंग चेंज कंट्रोल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जितने भी चेंजेस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करे हैं कंप्लीट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, उन सब का एक प्रॉपर हम लोगों के पास में डेटा होना चाहिए, तो वही हमारा इसके अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमरजेंसी चेंज कंट्रोल। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी के अंदर जैसे किसी ने बताया चेंज करना चाहिए, फिर हम टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये चेंज तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उसे इम्प्लीमेंट करना जो है वो सिंपली हमारा इमरजेंसी चेंज कंट्रोल जो है वो कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है चेंज कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर चेंज कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पर हमारा अलग अलग तरीके से काम आ सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारी सिंपली के एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं चेंज कंट्रोल की, कि चेंज कंट्रोल का प्रोसेस जो है हमारे पास में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हम लोगों ने लोकेशन को चेंज कर दिया, इक्विपमेंट को चेंज कर दिया, जो क्रिटिकल प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स है उन्हें हम लोगों ने चेंज कर दिया, बैच साइज जो है उसे चेंज कर दिया, तो वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चेंज कंट्रोल का प्रोसेस होता है। दूसरा आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर जैसे कोई इक्विपमेंट हो गया, फैसिलिटी हो गया, या फिर जो डिज़ाइन लेआउट है उसे हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है R&D डिपार्टमेंट। तो R&D डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, उसके स्पेसिफिकेशंस को हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल जो है उसका एडिशन कर दिया या फिर डिलीशन कर दिया, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मटीरियल्स डिपार्टमेंट। तो मटीरियल्स डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हम लोग रॉ मटीरियल हो गया, फिर जो प्राइमरी पैकेजिंग मटीरियल है उसके सोर्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया ना, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्लीनिंग डिपार्टमेंट। तो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जैसे क्लीनिंग के स्टेप्स को चेंज कर दिया। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो वो चीज़ जो है इसके अंदर हमारे पास में आ जाती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो जैसे मेथड ऑफ एनालिसिस को चेंज कर दिया, सैम्पलिंग प्लान्स हो गए, सैम्पलिंग के मेथड्स हो गए, उसे चेंज कर दिया, या फिर जो स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल्स है उसे चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर जैसे सैम्पलिंग का प्लान हो गया उसे चेंज कर दिया, फिर जो क्वांटिटी है सैंपल्स के उसे चेंज कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ हो गए उन्हें चेंज कर दिया, फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं SOPs उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए, या फिर जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स है उन्हें चेंज कर दिया, तो वो सब हमारे पास में QA डिपार्टमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर जैसे हार्डवेयर हो गया या फिर जो सॉफ्टवेयर हो गया, हमारे कंप्लीट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज करा जाता है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट चेंज कंट्रोल का टॉपिक हो गया कि भाई चेंज कंट्रोल सबसे पहले होता क्या है, फिर टाइप्स क्या होते हैं चेंजेस के, देन प्रोसीजर क्या रहता है हमारे पास में चेंज कंट्रोल का, और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग तरह के चेंज कंट्रोल जो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स। अब ISO 9000 वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इसलिए ये हम लोग को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब जो ISO 9000 है ना, ये होता क्या है सिंपली, तो ISO 9000 इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस developed to help companies effectively document the quality system elements needed to maintain an efficient quality system। तो ISO 9000 जो है ये सिंपली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास में क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो लिखी रहती हैं, एंड
ये क्या करता है, कंपनी को इफेक्टिवली हेल्प करता है एंड साथ साथ क्या करता है कि डॉक्यूमेंट करता है क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सिंपली हम लोग बात करें तो ISO 9000 जो है ये मेनली कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो है वो रहता है कि इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उसका सेट रहता है क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। मेन काम इसका क्या रहता है कि एक एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम को हम लोग मेंटेन कर सके, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिज़ायर्ड क्वालिटी के बना सके, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो ISO 9000 के अंदर रहती हैं, ठीक है। अब ISO 9000 जो है इसके अंदर जो क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड की जो ये सीरीज़ है, ठीक है, ये जो है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। इसे हम किसी भी बड़ी छोटी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ISO 9000 है किसी भी कंपनी को मदद करती है जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की सही होगी तो कस्टमर तो अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। देन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करी जा सके एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट जो है वो अचीव करा जा सके, इस सब के अंदर ISO 9000 जो है वो कंपनी को हेल्प करती है, ठीक है। अब जो हमारी ISO 9000 सीरीज़ होती है ना, इसके अंदर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। पहला आता है ISO 9001 2015, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिखी होती है, ठीक है। दूसरा है ISO 9000 2015, इसके अंदर क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के फंडामेंटल्स क्या है एंड उसकी वोकेबलरी क्या है, उसके अंदर अलग अलग जो डेफिनेशंस इन्वॉल्व होती है वो सब इसके अंदर मेंशन रहती है। देन थर्ड आता है ISO 9004 2018, ये क्या होता है, इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उससे रिलेटेड चीज़ें रहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्वालिटी है वो मेंटेन किस तरीके से करी जाती है। देन सस्टेन्ड सक्सेस अचीव करने के लिए जो कंप्लीट गाइडेंस होती है वो इसके अंदर मेंशन रहती है, जिससे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड होती है, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मतलब मेन फोकस जो है वो कस्टमर के ऊपर रहता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे मेन फोकस हमेशा ही कस्टमर के ऊपर रहना चाहिए, यही जो है ये इसका एक प्रिंसिपल होता है। एंड जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसे कस्टमर की ज़रूरतों को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल आता है गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप के अंदर क्या होगा, एक ऐसी टीम, ठीक है, जिसके अंदर अच्छे एंड सक्सेसफुल लीडर्स जो है वो प्रेजेंट हो, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं कि जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन के अंदर जा सके, उसके अंदर यूनिटी रह सके एंड हर एक इंसान को वो इंस्पायर करने का काम करते हैं। तो इस वजह से लीडरशिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन को कम करने के लिए एंड अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या होगा, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, उनके आइडियाज़ जो है उन्हें हमेशा वेलकम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि रिसोर्सेज हो गए, पर्सनल हो गए एंड टाइम हो गए, उन्हें इफेक्टिवली यूज़ करा जाता है जिससे कि जो कंप्लीट कॉस्ट है ना हमारे पास में प्रोडक्शन की उसे कम करा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट मेथड्स जो हैं वो हम लोग को मिल सकते हैं अगर हम एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो इसका सिंपली यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे इंसान है, कुछ भी हो, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए। वही बात यहाँ पर है कि अगर एक बिजनेस जो है उसके अंदर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है वो जल्दी से एंड तरीके से जो है वो ग्रो कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। तो फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग जो है इसका सिंपली मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा प्रेजेंट है ना, डेटा को एनालाइज करके जो है हम फाइनल डिसीजन हमारा लेते हैं, तो उसी को हम लोग फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लायर रिलेशनशिप। तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है सप्लायर के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, सप्लायर एंड रिसीवर, दोनों को कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू भी मिले एंड दोनों का काम जो है वो तरीके से चल सके, ठीक है। अब ISO 9000 सर्टिफिकेशन मतलब ISO 9000 का सर्टिफिकेट किसी को भी मिलता है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर ISO 9000 सर्टिफिकेशन जो है ISO 9000 सर्टिफिकेशन, ठीक है, अगर ये किसी के पास भी होता है ना,
तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। कस्टमर जो है उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव जो है वो करते हैं अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड होती है तो, ठीक है। देन उससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फोकस्ड बनता है, ज़्यादा एफिशिएंट बनता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। देन जो ISO 9000 सर्टिफिकेशन है ये क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेस होती है उसका पता लगाता है और उसके बाद में उसे करेक्टिव मेजर्स जो है वो उन्हें सजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में ISO 9000 जो है ये क्या करता है कि बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता है जो TQM के प्रोसेसेस होते हैं उसे डेवलप करने के लिए एंड जो ऑप्टिमल प्रोसेसेस होते हैं उसे भी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया ISO 9000 सिस्टम, ठीक है। तो ISO 9000 जो है ये क्वालिटी जो है क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स इसके अंदर मेनली हमारे पास में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम लोग बना सकें, यही इसका मेन गोल जो है वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्रॉपर नोट्स इसके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।